हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब मैं ये एपिसोड नंबर 68 बना रहा था तो इतनी सारी न्यूज़ आ गई। मैंने कहा यार इतनी सारी बताएंगे कैसे, इतना तो टाइम ही नहीं मिलता अपने पास, ब्रेक कर देता हूँ। फिर मैं बोला यार ये ब्रेक करेंगे ना तो फिर वही कोई ना कोई उल्टू सिद्धू सिल्टू कुछ लिख देगा कि भाई दो बना दिए इसलिए कि दो बारी व्यूज़ आ जाएं। ऐसा हमें करना नहीं होता। तो मैंने 13 न्यूज़ उसके अंदर डाली है, बहुत ज़बरदस्त है। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ही फ्लेवर देके उसमें मेरी क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में बताएं। श्रद्धा कपूर की जो मूवी थी नागिन, जो ऑफ ट्रैक हो गई थी, वो वापस ऑन ट्रैक आ गई है एज पर निखिल त्रिवेदी जो उसके प्रोड्यूसर हैं। विशाल फूरिया इसको बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। क्या इस तरीके की मूवी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों? देखो, स्त्री में एक सस्पिशियस तरीके का रोल वो ऑलरेडी कर रही थी कि स्त्री की बेटी, नाम क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या कुछ है, अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है इसके बारे में। तो मेरे ख्याल से वो सस्पेंस जोन में रह जाती, वो फैंटेसी जोन के अंदर ही रह जाती तो ज़्यादा अच्छा था। एक और इसी तरीके की फैंटेसी के अंदर जाना मेरे को नहीं लगता कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। तो पता नहीं अभी ये शुरुआत होगी कि नहीं होगी, बट निखिल द्विवेदी साहब का तो मानना है कि जी हम शुरुआत कर देंगे। श्रद्धा कपूर के पास भी टाइम है क्योंकि उसके बाद उनको जो मूवी करनी है वो है धूम 4, उसमें टाइम है। इन बिटवीन कोई बड़ी साइन अप उन्होंने करी नहीं है। वैसे भी कम ही मूवी ये करती हैं, जब भी आती हैं लोग जो हैं काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी मूवीज़ के साथ। अश्वत्थामा एक ऐसी मूवी है जिसके ऊपर एक जिंक्स लगा हुआ है कि जब भी ये बनाने निकलते हैं तो बहुत आगे तक तो निकल जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब विकी कौशल ने बॉडी शॉडी भी बना ली थी और बिल्कुल अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर के अंदर चले गए थे, क्योंकि अश्वत्थामा ह्यूज स्ट्रॉन्ग और अपने एक किरदार अब कल्कि के अंदर अमिताभ बच्चन का भी देख लिया तो ज़बरदस्त होने लग गया था। वहीं पर पूजा एंटरटेनमेंट ने बोला भैया अपनी हालत है खस्ता, ठीक है, हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, उससे हमारे ब्लॉकबस्टर पैसे अकाउंट से निकल गए, तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा ये, तो शाहिद कपूर को अब इस मूवी से हाथ धोना पड़ेगा। बट गुड थिंग इज ही स्टिल हैज़ अ वेरी गुड लाइनअप इंक्लूडिंग देवा। तो जो भी शाहिद कपूर के फैंस हैं जिनको लगता है कि इस जनरेशन का वन ऑफ द गुड एक्टर्स है, तो ऐसा नहीं है कि अश्वत्थामा हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। वैसे भी अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो एक लंबा चौड़ा सा ह्यूज सा इंसान चाहिए था। वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा फिट वैसे भी नहीं था। थर्ड जो बात हम करेंगे वो है अजय देवगन के बारे में। अजय देवगन की आपको पता ही है मूवी आने वाली थी जिसके अंदर बहुत सारा जंगल एडवेंचर होना था, और वो फिर एस एस राजामौली साहब भी बना रहे हैं, बट ये थोड़ी अलग होगी क्योंकि इसके अंदर लव रंजन प्रोड्यूस करेंगे, जो इसके डायरेक्टर हैं जगन शक्ति। उन्होंने बोला कि जी मैं खुद नहीं लिखने बैठ रहा है इसको, ये अडेप्टेड वर्जन होगा फ्रॉम अ बुक। ओके, और ये जो बुक है उसका नाम है रेंजर। 2018 के अंदर आई थी, असीम अरोड़ा और ऋचा गणेश ने, सक्सेसफुल थी। यहाँ पर एक आपको ऐसा इंसान दिखेगा जो नेचर से काफ़ी ज़्यादा लवेंगे। नेचर मतलब पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर, और वहाँ से इसकी एडवेंचर शुरू होगी और कहीं ना कहीं हमारी माइथोलॉजी और कल्चर से भी लिंक्ड होगी। तो एडवेंचर्स तो आपको पूरे पूरे मिलने वाले हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि भाई पेड़ बचा लिए, ठीक है, तो मज़ेदार होने वाली है। तो कॉन्टेम्पलेशन ये आती है कि क्या ये आपको इतना फ्लेवर दे देगी कि आप राजा मौली साहब की पिक्चर नहीं देखोगे। मुझे नहीं लगता, राजा मौली साहब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो कुछ ना कुछ तिगड़म करके, अगर ये आ भी रही होगी, उनके पास समय भी बहुत है इसको अमेंड करने का, और साथ में पापा तो खुद ही राइटर है, तो अरे ये पहले हुआ ये नहीं करने का है, ये करने का है, तो वो हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, मेरे ख्याल से दोनों की सेंसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अलग है, अलग तरीके के टेम्पलेट पे वो चल रही हैं, और दोनों की आपस में स्वीटनेस भी बहुत ज़्यादा, तो एक दूसरे की टेरिटरी में तो नहीं जाएंगे। अजय देवगन वैसे भी जेंटलमैन टाइप का है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है पुष्पा के ऊपर। पुष्पा का 2 मिनट 44 सेकेंड का ट्रेलर आएगा और 17 नवंबर में आ रहा है। बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बार लोग क्या करते हैं कि वर्किंग डे के ऊपर 11 साढ़े 11 बजे, कोई 4 बजे, कोई 1:30 बजे, इस तरीके के अजीब अजीब से टाइम निकालते हैं। बट अगर आप हॉलीडे वाले दिन करते हैं रिलीज़, तो आप ज़्यादा ऑडियंस एज फैमिली आप उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेलर का दिन होना चाहिए वो ज़्यादातर आपके सैटरडे संडेज होने चाहिए, ताकि लोग आराम से बैठ के उसको कंज्यूम करें। इससे व्यूज़ भी बनेंगे, और फिर ये मेकर्स को आजकल मौका भी मिल जाता है नंबर गेम के अंदर। तो आप बता देना इतने हज़ारों करोड़ों हमारे व्यूज़ आ गए, तो ये भी सही हो जाएगा। और एटलीस्ट कंटेंट क्रिएटर्स भी जो होते हैं वो भी आराम से ध्यान से टाइम लगा के इसको कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टे वाला दिन होता है। बाकी 5th नंबर पे चलते हैं। धर्मा प्रोडक्शन, आपको पता है पूना वाला ने खरीद लिया 50%। अब ऐसी ही न्यूज़ आ रही है कि यूनिवर्सल भी इन्वेस्ट करने वाला है एक्सेल एंटरटेनमेंट के अंदर। ये क्यों हो रहा है? मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भाई पिक्चरें ज़्यादा चल नहीं रही हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर की चाहिए ही चाहिए, ताकि आप और इन्वेस्टमेंट कर पाओ। और दूसरा, जिस भी तरीके की ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये अपने आप को सिक्योर करना भी चाहेंगे। ये मुझे सेकेंड आस्पेक्ट लगता है कि
आने वाला जो फ्यूचर है हिंदी सिनेमा का वो ब्राइट है, लेकिन अभी नहीं है। तो अगर अभी नहीं है तो मेरे ख्याल से अपने पॉकेट भी थोड़े से सिक्योर कर लो, अपना स्टेक जो है डिसेंट टाइम के ऊपर डाइल्यूट कर लो। अगर मेहनत से कोई चीज़ बनाई है उसको उस राइट टाइम पे कैश करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो धर्मा ने और एक्सेल ने अगर ये डिसीजन लिया तो अच्छा लिया। हालांकि ये भी एक बात हो सकती है कि जी धर्मा के लिए स्पेसिफिकली कि ये पापा ने खोला था, तो पापा के सेंटिमेंट्स को बेच नहीं सकते हैं, चाहे जैसे भी तैसे चला हो इसको। और प्रॉफिटेबल ही था अभी तक, तो ऐसा नहीं कि लॉसेज हुए हैं इनको। और एक्सेल एंटरटेनमेंट को भी प्रॉफिट हुए हैं, इन्होंने कोई लॉसेज नहीं करे। तो या तो एम्बिशन बहुत बड़े हैं बहुत कुछ करने के, तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होता है। आने वाले 2-3 साल में क्लियर हो जाएगा कि ये जो पैसे यूटिलाइज जो हो रहे हैं छोटी बड़ी मूवीज से कैसे तरीके से हो रहे हैं। वेब सीरीज डिजिटल पे जाने का एम्बिशन भी दोनों की प्रेस रिलीज के अंदर आया ही आया कि डिजिटल पे बहुत स्ट्रांगली जाना है, यानी कि OTT वगैरह पे ज़्यादा स्ट्रांग जाना है। चलो 6 नंबर पे चुलबुल पांडे का जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि भाई ये यूनिवर्स में कैसे फिट बैठेगा। और मुझे भी लग रहा था कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये कि कहीं ना कहीं ये सिंघम वर्सेस ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो कैसे एडजस्ट करेंगे ये वाला। इनफैक्ट मुझे ये सेम चीज़ तो उसके लिए भी लगी थी, अक्षय कुमार के लिए। लेकिन अब वो इन्होंने थोड़ा सा अंडर प्ले कर दिया अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, बट वहाँ तो मिस्टेक हो गई। बट चुलबुल पांडे के लिए वो इतनी मिस्टेक केवल ही नहीं कर रहे हैं। वो कॉप यूनिवर्स के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा बेसिकली कॉप यूनिवर्स वर्सेस चुलबुल पांडे का यूनिवर्स, दोनों मिलेंगे और कुछ एक असाइनमेंट करेंगे। तो दोनों के यूनिवर्स अपने अपने जगह पर प्ले करते रहेंगे। क्या इसमें कैमियो होंगे? पॉसिबिलिटीज़ हैं, होंगे तो अच्छी बात है। एक आधा कैमियो हो जाएगा, एक आधा राम सलाम हो जाएगा आपस में, तो अच्छी बात है। 7 नंबर की न्यूज़ पे चलते हैं। देखो क्या है कि फ़ैन वॉर होती है ऑफ लेटली, और ये मैं सिर्फ सबक के सिलसिले में बोल रहा हूँ। अदरवाइज आई हेट व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ, मतलब आई हेट व्हेन आई एम सेइंग दिस। इतना स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है, इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है साउथ के एक्टर्स की कि जनरली अगर ट्रोलिंग के ऊपर ये आ जाएँ तो हिंदी सिनेमा का कोई भी एक्टर हो, कोई भी बड़े से बड़ा, उसकी धज्जी प्लीट हो जाती है, वो बच ही नहीं सकता। ठीक है, बॉलीवुड बॉयकॉट तक बात चली जाती है। लेकिन इस बारी कुछ उल्टा हुआ है। थलापति विजय वर्सेस अक्षय कुमार हो गया। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? हॉलीडे मूवी को लेके ज़्यादा हुआ। हॉलीडे या पता नहीं बेबी, जो भी मूवी का रीमेक था ये, और बड़ी मूवी बन गई जो अक्षय कुमार की थी। तो इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया, और यहाँ तक बात चली गई थी अक्षय कुमार जी जो ज़्यादा अच्छा एक्टर नहीं है, ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है। उसके बाद जो मिट्टी पलीत हुई है विजय थलापति की, मतलब हैंड्स डाउन, कहीं से पता नहीं कौन से फैन क्लब्स थे आके बिल्कुल ही मतलब बिखार ही दिया। तो मुझे लगा कि यार ये चलो, ये हिंदी सिनेमा मरा नहीं है, जिंदा है। एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि यार ये फैन फाइट्स हुई क्यों, और इंडियन सिनेमा के स्टार्स ये आपस में इकट्ठे आने के बजाय उनके फैन क्लब्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर थूक रहे हैं। तो अच्छा तो नहीं लगा, बट एक होप मेरे को पता नहीं क्यों नज़र आई इसके अंदर कि चलो अभी भी सिनेमा के जो लवर्स हैं, जो एक्टर के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं, वो मरे नहीं हैं। एटलीस्ट शायद वो आ जाएंगे वापस थोड़ा बहुत देखेंगे अगर अगर अक्षय कुमार ने वही मूवीज़ करी जैसा पब्लिक देखना चाहती है। तो 8वें नंबर पे चलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अश्नीर ग्रोवर की एक वीडियो है जो आज वायरल हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम से है, वो 1.5-2 साल से है। जो मार्केटर्स हैं उन्होंने तो बहुत बार देख रखी है, जहाँ पर वो ज्ञान पिल रहे हैं कि कैसे मैंने अपनी कंपनी को बड़ा बनाया, फिर वहाँ पर मैंने कई स्टार्स को कंसिडर करा इंक्लूडिंग सलमान खान। वो मेरा बड़ा अच्छा डिसीजन था, उनको मैंने हायर कर लिया, ये सब बातें हुई। तो सलमान खान ने बिग बॉस में बुला लिया इनको, बोला मैं तेरे को लपेटे पे ले लेता हूँ। अभी ये पूरा आया भी नहीं है, और इसका जो जैसे कहते हैं ना खौफ वो इतना इंटरेस्टिंग है कि वीडियो आप देखना जहाँ पर सलमान खान उनको क्वेश्चन करता है कि भाई ग्रोवर साहब, ये जो आपने बोला ये वो टोन तो ठीक नहीं थी, इतनी सी बातें बोलने में ही वो हवा टाइट होने भी दिख जाती है। और यहाँ से फिर भाईजान के जो क्लब है वो एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि भाई पता चल गया असली दोगलापन कौन करता है और असली बाप कौन है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इंटरेस्टिंग था ये कि मतलब कैसी चीज़ें टर्न अराउंड हो जाती है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं थी इसके अंदर, ये जो फीस होती हैं, ये जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ये बिहाइंड द सीन्स होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन पहले वैसे तो करना ही बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी थी। और दूसरी बात, वन हैज़ टू बी रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन इफ़ यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैंने सलमान खान को हायर कर लिया, वो तू करके बात कर लेना किसी को भी, चाहे सलमान खान अश्नीर ग्रोवर के लिए बोले तू करके, ये अच्छा नहीं लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये जो तू तड़ाका ये सब चीज़ें हैं, ये बदतमीज़ी है। ये कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग ही दिखाता है। जब तक आपको कोई छेड़ भी नहीं रहा, पोक नहीं कर रहा, जब पोक कर रहा है तो फिर गाली गलौज भी दे दो, मार दो, सर फोड़ दो, जो भी करना है करो।
नहीं, जब कोई कुछ कह ही नहीं रहा ज़बरदस्ती की, मतलब हीरोगिरी क्यों, हीरोगिरी निकल गई पब्लिक के सामने। मज़ा आ गया। 9 नंबर पे चलते हैं। ये सिर्फ मैं थॉट प्रोसेस छोड़ रहा हूँ मैं आपको। विक्रांत मैसी को किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि जी जैसे उसने मूवी चूज़ करी थी ना शाहरुख खान ने, वैसे आप भी हो। तो कहता हाँ मैं भी बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मेरे को लगता है थोड़ा सा भाई ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है, इसके अंदर थोड़ा रियलिटी चेक करो। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिनको ऐसा लगने लग गया है कि वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, वो स्टार नहीं है, वो अच्छे एक्टर्स हैं, वो अच्छी एक्टर वाली बॉय नेक्स्ट डोर और सच्ची कहानियों से के जुड़ सकते हैं। चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, चाहे विक्रांत मैसी हो, चाहे राजकुमार राव, इनको मेन स्ट्रीम में बड़ा मुश्किल होगा आना। मेन स्ट्रीम के लिए अलग चेहरे, अलग स्वैग, अलग तरीके की स्क्रीन प्रेजेंस लगती है। ये डिटरमाइन नहीं होता है कि आपकी मूवी बाई चांस 3-2 इतना बड़ा बिजनेस कर गई या फिर आपकी कोई ड्रीम गर्ल 100-150 करोड़ कर गई, इससे कोई मैटर नहीं होता है। विक्रांत मैसी की अगर कोई मूवी जो मान लो 5 करोड़ या 10 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, वो 60-70 करोड़ कर गई 12, फिर इससे ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है जो लार्जर देन लाइफ एक्टर्स को डिफाइन करता है, तो ये वो उस जोन में ना जाए। रियलिटी चेक रखें कि ये कौन है, और ये करते रहेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि आप अपने जो जिस वजह से आप पब्लिक के दिल के अंदर घरे उतरे हैं, अब उससे बेवफाई नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत टाइम पहले नाना पाटेकर जिस तरीके की एक्टिंग किया करते थे अपनी यंगर डेज के अंदर, करके जो करा करते थे, अचानक से उनको बोला कि यार कोहरा करके एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन के साथ कि भाई अब तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए हो, तो स्टार का मतलब होता है कि जैकेटे जुकटे पहनो, स्टाइलिश से बन जाओ, गॉगल्स पहनो और नाचो। अब इमेजिन करो नाना पाटेकर नाच रहा है और गॉगल्स पहना हुआ है, ये सब करा हुआ है, तो जमा ही नहीं पब्लिक को, पिक्चर हो गई फेल। फिर वापस वही करने लगे जो वो करते थे। तो अपने जो आई एम नॉट सेइंग एक्सपेरिमेंट विद योर एक्टिंग, हाउ यू कैन ब्रिंग इन न्यू टेक्सचर टू योर एक्टिंग, बट ये अपने डिमीनर ही चेंज कर देने का मतलब होता है कि जिस वजह से मैंने आपको चूज़ किया वही गायब हो गया। 10 नंबर पे चलते हैं। ये है गेम चेंजर वर्सेस डाकू महाराज। पहले तो महाराज अगर शब्द के साथ डाकू यूज़ कर लिया होता किसी बॉलीवुड वाले ने, तो अभी तक बॉयकॉट बॉलीवुड अभी तक चल गया होता, बट यहाँ पर कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं करने के लिए रेडी होता। तो गेम चेंजर के अंदर है रामचरण, और डाकू महाराज के अंदर है बॉबी देओल, और साथ में है सुपर हीरो बालाकृष्ण साहब। अभी बालाकृष्ण साहब को, नंदमूरी बालाकृष्ण साहब को कोई ना कोई एक ना वो पकड़ा देते हैं आजकल कि भाई वैसे भी आपने मारना है, वैसे भी उठा उठा के ठोकना है, तो आपको एक हुक दे देते। तो कभी आप अखंडा के अंदर इसकी परछाई बन जाओ, कभी आप डाकू बन जाओ, तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ कर पाओगे। तो यहाँ उनको डाकू बना दिया। तो ये संक्रांति पे आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग डाकू साहब की है, जो रोल कर रहे हैं वो डाकू का, वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर जाएगी फिर भी, क्योंकि एक अलग ही लेवल की फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। मेरे को लगता है गेम चेंजर नहीं चलने वाली है। ये मेरी गट फीलिंग है, सीइंग ऑल द एसेट राइट नाउ। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड नेगेटिविटी और आई एम नॉट ट्राइंग टू फेवर डाकू महाराज, बट मुझे ऐसा लगता है कि डाकू महाराज हैज़ एन एज ओवर स्लाइटली स्टेल गेम चेंजर। ठीक है, 11th नंबर पे चलते हैं। देखो, महाअवतार नाम की 2 मूवीज़ अब अनाउंस हो चुकी हैं। एक तो विकी कौशल के साथ हुई है जिसका नाम ही महाअवतार है, और वो काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके के पोस्टर के साथ मेडॉक के प्रोडक्शन हाउस के अंदर बन रही है। अब एक और आ गई है जिसके अंदर नरसिम्हा भी हैं, और जो अवतार है उसका डिस्क्रिप्शन होगा इसके अंदर। मोशन पोस्टर बहुत शानदार है, जो भी मैं बोलूँ। होम वाले प्रोडक्शन के अंदर बन रही है, तो लार्ज स्केल के ऊपर ही बनेगी। कॉन्टेम्पलेशन ये है कि इसके अंदर प्रभास और शायद राणा दुर्गापति होंगे जो हिरण्या कश्यप का रोल निभाएंगे। प्रभास ऑब्वियसली महाअवतार नरसिम्हा का रोल करेंगे, ऐसा कॉन्टेम्पलेशन है। बट ये दोनों मुझे नहीं लगता इसके अंदर होने वाले। ये कोई भी बज़ नहीं है न्यूज़ में कि भाई ऐसा होने वाला है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मूवी ज़रूर होगी, और ये बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है। तो प्रभास के पास वैसे भी डेट्स नहीं है कि ये कुछ हो जाएगा, ये अगले साल ही रिलीज़ होनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रभास और राणा दुर्गावती से कोई भी रिलेशन है इसका। 12वें नंबर पे एक डिशुम डिशुम शुरू हो गई है, धनुष और नयनतारा। और जब ये डिशुम डिशुम शुरू हुई तो लोगों ने पूछा कि डिशुम डिशुम क्यों हुई, और मेरा ध्यान वापस गया जब भूल भुलैया और सिंघम रिलीज़ हो रही थी। तो वहाँ पर बहुत सी कर्टसीज एक दूसरे पे एक्सटेंड करते हैं इंडस्ट्री वाले, लेकिन एक बंदे ने बोला कि ये ले बेटा स्ट्राइक। क्यों? क्योंकि आपने पीवीआर से क्यों डील कर ली, और आपने उसको उसकी वजह से आपको 60% स्क्रीन मिल गई। वो उसकी बिजनेस डील थी, आप भी कर लेते, आपके लिए भी ओपन फोरम था, आपने नहीं करी, उन्होंने कर ली। तो वो चढ़ गए, तो उन्होंने बोला कि जी मैं म्यूज़िक पे आपको स्ट्राइक दे दूंगा। अब एज अ कर्टसी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपस में मिलजुल के करते हैं, यहाँ तक कि टी सीरीज़ वाले अजय देवगन की मूवीज़ भी बहुत सारी प्रोड्यूस करने वाले हैं, रिलीज़ भी होने वाली हैं।
तो उस समय के अंदर आप म्यूज़िक अगर थोड़ा बहुत अलाउ भी करते थे तो जो सोल थी सिंघम की या फिर सूर्यवंशी की वो रह जाती, वो आपने करने नहीं दिया, वो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं था। इन हाइंडसाइट आई कैन से इट वाज अ वेरी घटिया हरकत। तो यहाँ पर भी जो मुझे थोड़ी सी घटिया हरकत ही लगी, जैसे धनुष वर्सेस नयनतारा का एक लीगल नोटिस आया है कि भाई नयनतारा जी 10 करोड़ रुपए दे दो क्योंकि आपने नेटफ्लिक्स की एक जो डॉक्यूमेंट्री है आपके खुद के ऊपर, उसके अंदर कोई 3-4 सेकंड का क्लिप्स यूज़ कर लिया है बिहाइंड द सीन्स का। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली, नानुम राउडी धान ऐसे करके कोई मूवी है, उसके आपने बिहाइंड द सीन्स दिखा दिए हैं, ये मेरे से बिना पूछे करें। जबकि नयनतारा का क्लेम ये है कि मैंने बहुत बारी पूछने की कोशिश करी, आपने बताया नहीं, लेकिन 3 सेकंड के लिए आप मेरे को ऐसा लीगल नोटिस क्यों भेज रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ना प्यार खत्म होता चला जा रहा है। जस्ट सेलिब्रेट अ वुमन इज एबल टू अचीव समथिंग। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई। तो ये भी मुझे उसी जोन के अंदर लगी जो टी सीरीज़ ने किया। वैसे ही मेरे ख्याल से धनुष को सॉरी फील करना चाहिए कि ऐसा भी क्या हो गया यार कि तुम 3 सेकंड का क्लिप नहीं कर सकते, उसके अंदर ऐसा क्या था तुम्हारी पर्सनैलिटी की भाई दुनिया बोलती कि इसके बाद ऐसा शॉट आपने दे दिया था बिहाइंड द सीन जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए था। तो देखा हुआ आपने जो कर सकते हो, उसकी आपकी एबिलिटी इनएबिलिटी सबको पता है, ठीक है। 13वें नंबर पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अभी तक अजय देवगन जब कभी कोई मूवी बनाते हैं, स्पेसिफिकली जब डायरेक्शन करते हैं तो खुद भी होते हैं उसके अंदर। नाउ ही इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एंड आई थिंक इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ही रियलाइजेज दैट आजकल एक्टर्स की जो लाइफ है एक सर्टन एज के बाद जो है थोड़ी सी और ड्रॉप हो गई है, क्योंकि यंगर जनरेशन को और यंगर लोग चाहिए। हिंदुस्तान ज़्यादा यंगर होता चला जा रहा है, पहले लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो ही इज़ ब्रांचिंग आउट। तो उन्होंने सिनेमा हॉल्स खोल रखे हैं, कोई वीएफएक्स की दुकान खोल रखी है, प्रोडक्शन हाउस अपना खोल रखा है। अब जो डायरेक्शन है उसके अंदर एक पहला अच्छा चेंज आ रहा है कि भाई आई विल डायरेक्ट बट समबडी एल्स विल एक्ट, और वो समबडी एल्स इज़ अ गुड एक्टर, अक्षय कुमार। तो आई एम होपिंग दैट इट शुड बी अ आउट एंड आउट एक्शन मूवी, आउट एंड आउट एक्शन मूवी जिसके अंदर मतलब सीटी बीटी सब बच जाए। मुझे अजय देवगन की जो डायरेक्शन स्टाइल है वो पसंद है अभी, लेकिन वो उस मार्क पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ पर आप बोलो ना कि यार एडिटिंग और ये सब चीज़ें इतनी शार्प थी कि बड़ी सही मूवी निकल आई। चाहे वो शिवाय हो, चाहे फिर वो भोला हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन रहती है। बट इसमें आई वुड सजेस्ट कि ही हायर्स एन एक्सटर्नल एडिटर जो स्क्रीन प्ले वाला भी बंदा ऐसा ले जो नया हो, और फिर एक मिक्स सा ऐसा वर्जन निकालें जो मतलब एक बेंचमार्क हेवी ऑन डायलॉग, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हीरोइज्म के लिए। वैसी मूवी निकले जिसके जेन्युइन मीम्स निकले कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।